मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत। 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला का समय है और आपकी क्लास की शुरुआत हो चुकी है। मैं अनुरोध करता हूं जल्दी से क्लास में आइए और रिवीजन की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए हम लोग पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे नए प्रश्न हो जहां पर आपको डाउट हो, आप उन्हें नोट कर सकें। फिलहाल पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप देखिएगा कौन सी एक जो बात है इन चार विकल्पों में, वो मध्य प्रस्तर युग दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? मध्य पाषाण काल को प्रतिरूपित करता है या निरूपित करता है? कौन सा एक विकल्प ऐसा है जो मध्य पाषाण काल को निरूपित करता है? मत्स्य पालन। ध्यान दीजिएगा, पाषाण काल की बात हो रही है। बहुत धैर्य से प्रश्नों को देखिएगा। और एक बड़ी बात यह है, आज लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता की वैकेंसीज को भी डिक्लेयर कर दिया है और काफी बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा आज कहीं पे सिलेबस की भी बात कर लेंगे हम लोग बीच में कहीं पर। लेकिन फिलहाल आप देखिए मत्स्य पालन, तो ध्यान रखिएगा मत्स्य पालन पुरापाषाण काल में भी, नवपाषाण काल में भी, ताम्रपाषाण काल में भी कहीं पे नहीं हुआ है। तो मतलब ये ऑप्शन तो ऑलरेडी कट हो गया, डिलीट हो गया। अब तीन विकल्पों में देखिए तो ये मध्य पाषाण काल की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जवाब दे पाएंगे। और यहाँ पे ये होगा पशुपालन। और ये बात है जैसे आखेटक मनुष्य हमेशा से था, पुरापाषाण काल में भी था, मध्य पाषाण काल में भी था, नवपाषाण काल में भी था। आखेट का संबंध सबसे पहले कहा जाए तो वो पुरापाषाण काल से। ये बात तो क्लियर हो रही होगी आपको। खाद्य पदार्थ का उत्पादन, ये नवपाषाण काल मतलब कृषि क्रांति, जो वो नवपाषाण काल की शुरुआत है ना, कृषि का उत्पादन हुआ। और पशुपालन, वो आपको पता है आदमगढ़ और बागोर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है तद अनुसार इस प्रश्न का मध्य पाषाण काल है, मध्य प्रस्तर युग है। और मैं चाहता हूं कि सभी छात्र एवं छात्राएं, जितने भी लोग क्लास में हैं, रिप्लाई करें। आप चाहें तो अपने इष्ट मित्रों को इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। और अगले प्रश्न को देखेगा और वो सुमेलन करने वाला प्रश्न है, मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है। कर पाएंगे? प्रागैतिहासिक चित्रकारी की बात हो रही है, मतलब कहां पे? तो बिना विकल्प देखे भीमबेटका की बात याद आनी चाहिए। तो ये यहाँ पे 3 नंबर पे है, यहाँ पे आप 3 नंबर डाल दीजिए। और अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां पर हैं, तो आदमगढ़ और बागोर में है। तो ये 4 नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। हड्डी के उपकरण प्रचुर मात्रा में कहां से मिलते हैं? आपको पता है चिरांद है बिहार में। और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देवा और मेहरगढ़। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तद अनुसार 3 4 2 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे विकल्पों में 3 4 2 1 कहां पर दिया हुआ है, तो 3 4 2 1 तद अनुसार ये बी वाला विकल्प आएगा। मुझे उम्मीद है क्लियर हो रही होंगी बातें। बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य मतलब 2 पहिए तो गाड़ी में दिखाई पड़ते हैं। और ये भी पता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो गाड़ियां हैं, मिट्टी के खिलौने हैं, उनके पहिए ठोस हैं। ये पता चलता है हमें कि वो जो पहिए होते थे वो ठोस होते थे, केवल बीच में धुरी होती थी बस, है ना, बाकी वो ठोस पहिया होता था। तो यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा भी आया है कि वो आरेदार पहिया कहां से मिला है? याद आया आपको? मिट्टी का आरेदार पहिया कहां से मिला है? बताइए, मिट्टी का आरेदार पहिया कहां से मिला है? फिर वो कह रहे हैं आरेदार पहियों वाली गाड़ी कहां से मिली है? और फिलहाल अब यहाँ पर आज का प्रश्न है 4 पहियों वाली गाड़ी कहां से मिली है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, सही जवाब दिखाई पड़ रहा होगा, दहमाबाद मत चुनिएगा। यहाँ पे सही जवाब है चनुदड़ो। और इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। लगातार क्लास में रहिएगा। और चूंकि सिलेबस को देखेंगे आप, तो मैं बताना चाहता हूं विशेष तौर पर जिन छात्रों को जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा भी देनी है, एलटी की परीक्षा भी देनी है, लोक सेवा आयोग से ये वैकेंसीज आई है, फॉर्म अपने फिलअप करिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिलेबस, अगर आप इसका बहुत गहनता के साथ देखेंगे, मैं डिस्कस भी कर दूंगा कल परसों में, सिलेबस विस्तार से डिस्कस कर दूंगा। आज को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। तो देखेंगे तो वो पूरा यूपीएससी का सिलेबस है, पूरा ऑप्शनल के लेवल का सिलेबस है। तो ये समझ लीजिए कि पेपर भी आपका बहुत कठिनतम होने वाला है। सरल प्रश्न पत्र नहीं होंगे, इस बात पर विशेष नजर रखिएगा। और कैसे आप इन प्रश्नों को हैंडल करेंगे,
कैसी आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी होगी, कैसा आपका लेखन का प्रोसेस होगा, इसके बारे में भी अभी आपको जल्दी ही सूचनाएं मिलेंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि इस बार बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें लगातार यहीं पर डिस्कस कर दूं। कम से कम जो गंभीर छात्र हैं इस बार सब लोग कहीं ना कहीं पर सिलेक्शन ले लें। तो वो कह रहे हैं कि वैदिक काल में, अगला प्रश्न है ये हम लोगों का, चारागाहों की देखभाल करने वाला अधिकारी ढूंढा जा रहा है। यहाँ पे देखभाल करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? विविता अध्यक्ष है, पालागल है, वाज्रपति है या फिर गोवीकर्तन है। और मुझे लगता है आप कर पाएंगे। ये दो अधिकारी हैं। ऋग वैदिक काल में वो वाज्रपति है और उत्तर वैदिक काल में गोवीकर्तन है। तदनुसार 2 और 4 होना चाहिए। ठीक है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। चारागाह अधिकारियों की जो चर्चा है वैदिक काल में भी है, मौर्य काल में भी है, तो आपको बेहतर ढंग से याद होना चाहिए। विविता अध्यक्ष कौन था, हमेशा पूछा गया है। पालागल वैदिक काल में कौन था, हमेशा पूछा गया है। ये मौर्य काल का एक अधिकारी है और ये वैदिक काल का एक अधिकारी है। आप चाहें तो रिप्लाई कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा ये होता है कि कम से कम गंभीर छात्र क्लास में हैं और क्लास में इंटरेक्शन करने से आपको चीजें रिकॉल होती रहेंगी। तो जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, तब तक हम लोग अगले प्रश्नों की ओर जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वैदिक काल और सिंधु सभ्यता में कुछ अंतर है। विभेद का एक मुख्य बिंदु क्या है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विभेद का एक मुख्य बिंदु, विभेद का एक मुख्य बिंदु, प्रमुख बिंदु क्या है? थोड़ा सा गंभीरता से इस प्रश्न पे विचार करिएगा। यज्ञ और हवन की परंपरा। तो ये बात तो है कि वैदिक काल में यज्ञ हवन की परंपरा रही है। हवन और वैदिक परंपरा है, आपको पता है। तो क्या ये हड़प्पा सभ्यता में भी रही है? तो हाँ, बिल्कुल रही है। इसके प्रमाण हमारे पास हैं। लोथल और कालीबंगा से हमें मिल रहा है वो यज्ञ वेदियां या फिर हवन कुंड, जो भी आप कहें उसको। तो इसका मतलब ये चीजें दोनों में कॉमन है, अंतर नहीं है। ये थोड़े कम साक्ष्य मिलते हैं हमें हड़प्पा सभ्यता में, कालीबंगा और लोथल में हवन कुंड यज्ञ वेदियों के साक्ष्य है, लेकिन है। सिक्कों की अनुपलब्धता, तो ये बात भी ठीक है, सिक्के दोनों जगह नहीं है। ध्यान रखिएगा, गलती से भी जो हड़प्पा सभ्यता में मुहरे हैं, मुहरों को सिक्के मत समझ लीजिएगा। मुहर, दिस इज नॉट कॉइन्स, ये कॉइन्स नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये सिक्के नहीं है, ये सिक्के नहीं है। और आपको पता है कि प्राचीन भारत में जो सिक्कों की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद हमें दिखाई पड़ते हैं, आहत सिक्कों के रूप में। याद आ रहा है ना आपको? तो सिक्के नहीं है इसके पहले। मंदिरों की अनुपलब्धता दोनों में नहीं है। मंदिर कहीं भी नहीं है, हड़प्पा सभ्यता में भी नहीं है और वैदिक काल में भी नहीं है। और मंदिरों के प्राचीनतम जो हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो गुप्त काल के हैं। और भारत का प्राचीनतम मंदिर आपको पता है कौन सा है? पहला मंदिर जिसे कहा जाना चाहिए। तो ये भी पता होना चाहिए कि मंदिर कौन सा है, और फिर ईंटों का मंदिर कौन सा है, केव टेम्पल कौन सा है, शिखर युक्त मंदिर कौन सा है, ये सारी बातें आपको पता रहनी चाहिए। और फिलहाल आगे देखिएगा, लिपि का प्रचलन। लिपि का प्रचलन बिल्कुल ठीक बात है, ये प्रमुख बिंदु है। ये प्रमुख बिंदु है क्योंकि वैदिक काल में लिपि का प्रचलन नहीं है। वैदिक काल में आर्य लिखना और पढ़ना नहीं जानते हैं। इस बात पे विशेष ध्यान रखिएगा हमारी, कि वैदिक काल में आर्य लिखना और पढ़ना नहीं जानते हैं। और आपने अभी कल के लेक्चर में देखा था कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, भावचित्रात्मक लिपि है, पिक्टोग्राफिक है, बेस्ट्रोफैदन शैली में लिखे जाने की संभावना है। लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा कि आर्य काल में, वैदिक काल में आर्यों को लिखना और पढ़ना नहीं आता। तो ऋग्वेद के जो सप्तम मंडल का मंडूक सूक्त है वो कहता है कि गुरुकुलों में छात्र वैसे ही अपना पाठ रटते हैं जैसे वर्षा काल में मेढक टर्राया करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो मौखिक परंपरा में, श्रुति परंपरा में चीजों को, वैदिक मंत्रों को जीवित रखा गया। तो फिलहाल उत्तर वैदिक काल में सीमांत क्षेत्रों का अधिकारी क्या कहलाता था? सीमांत क्षेत्रों की बात हो रही है, मतलब जो सीमाओं पर, बाउंड्री पर होता था। शतपति है, गोवीकर्तन है, स्थपति है या फिर छत्ता है। और मैं समझता हूं कि गलती मत करेगा, ये सीमांत क्षेत्रों का अधिकारी स्थपति है और 100 गांवों का अधिकारी आपको पता है शतपति है। 100 गांवों का अधिकारी शतपति है। ये बातें बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। गलतियां हो जाती हैं और हमको केवल परीक्षा भवन में गलतियों को ही बचाना है। हमको परीक्षा भवन में अपनी गलतियों को बचाना है। थोड़ा सा अपने अध्ययन का स्तर, जो लोक सेवा आयोग की जो पीजीटी वाली परीक्षा का अनाउंसमेंट हुआ है, उसके लिए थोड़ा सा स्तर आपको बढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल अगले प्रश्न को देखिएगा। मौर्यों का राजकीय चिन्ह मोर है।
ऐसी बात कोई कहते हैं कोई विद्वान, मौर्यों का राजकीय चिन्ह मोर था। स्पूनर, स्मिथ, ग्रुनवेडल और मैक्रिंडल, और मुझे लगता है कर पाएंगे। बहुत आराम से इस प्रश्न को गलत मत करिएगा, और ये ग्रुनवेडल है। जवाब तुरंत दे दीजिएगा। और यहाँ पर एक प्रश्न और यहाँ पर पूछा गया है, स्पूनर ने मौर्यों को पारसी घोषित किया है, पारसी धर्म का फॉलोअर घोषित किया है, और ये बात अमान्य है। लेकिन ऐसा एक प्रश्न बन सकता है कि किस विद्वान ने मौर्यों को पारसी या फिर ऐसा घोषित किया है, वो पारसी धर्म को मानते थे, वो स्पूनर है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर क्या है? प्रणय कर क्या है? ध्यान से दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। विवाह कर है क्या? तो विवाह कर तो है नहीं, गलती मत करिएगा। तो फिर ये भी हो सकता है कि अंतरजातीय विवाहों पर प्रणय, नहीं ये भी गलत है। हाँ ठीक है, आपात कर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में करों के बारे में प्रणय कर क्या है, विवितम क्या है, सोना क्या है, बहुत सारे कर हैं, सेना भक्त क्या है, याद रखिएगा कराधान प्रणाली को। और फिर ये कह रहे हैं कि अशोक के किस अभिलेख अथवा अभिलेखों में धम्म महामात्रों का उल्लेख हुआ है। धम्म महामात्रों का उल्लेख हुआ है, और इस तरह का कोई प्रश्न मैंने अभी 2 दिन पहले किसी एक लेक्चर में डिस्कस किया है, वो केवल 12वें शिलालेख में। ऑप्शंस आपके पास हैं 5वें और 12वें शिलालेख में, चौथे स्तंभलेख में, 12वें शिलालेख में, दूसरे स्तंभलेख एवं 5वें शिलालेख में। ध्यान दीजिएगा, 12वें शिलालेख में तो है ही, ये तो बात सही है। लेकिन क्या और भी कहीं पर है? तो याद आना चाहिए 5वें शिलालेख एवं 12वें शिलालेख, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बड़ी बात है। और 12वें शिलालेख में धम्म महामात्रों का उल्लेख 2 और अधिकारियों के साथ आया है, वच भूमिक और स्त्रियाध्यक्ष। और मैंने बताया था कि तीसरे शिलालेख में 3 और अधिकारी हैं, युक्त, राजुक और प्रादेशिक। धम्म महामात्रों की नियुक्ति कब करता है, किस वर्ष में करता है, ये सारी बातें आपको पता रहनी चाहिए। आगे देखिएगा, कौन सा अभिलेख है वो जैन तीर्थंकरों की स्तुतियों से आरंभ होता है ना। जैन तीर्थंकरों की स्तुतियां हैं, और जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभिक साक्ष्य है। ये कौन सा है, ये आप देख के बताइएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख है, मंदसौर, मनकुंवर, करमदंडा। तो ध्यान रखिएगा, मुझे याद आना चाहिए आपको, वो खारवेल है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, ये पता है आपको। और इसका हाथी गुम्फा अभिलेख जैन तीर्थंकरों की स्तुतियों से प्रारंभ होता है। मंदसौर अभिलेख आपको पता है सूर्य पूजा से, सूर्य की स्तुति से प्रारंभ होता है। मनकुंवर अभिलेख आपको पता है वो कुमारगुप्त प्रथम के समय भगवान बुद्ध की स्तुति से प्रारंभ होता है, याद आना चाहिए। करमदंडा अभिलेख भगवान शिव की स्तुति से प्रारंभ होता है। बहुत सारी बातें मैं आपसे डिस्कस कर दे रहा हूँ, एक ही प्रश्न में 4-4, 5-5 बातें डिस्कस कर दे रहा हूँ। और जितने भी नए छात्र जुड़ रहे हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है, हमेशा की तरह विनम्रता पूर्वक आपको बता रहे, हम लोगों के प्रैक्टिस सेट हैं। प्राचीन भारत का अमृत संजीवनी 3000 प्रश्नों की श्रृंखला है। 3000 प्रश्न है, टॉपिक वाइज है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या है, आंसर शीट के साथ है। इसी तरह मेडवल का 2500 प्रश्न है, अमृत गंगा के नाम से है। मेडवल का 2500 प्रश्नों का संकलन अरबों के आगमन से शुरू होता है, टॉपिक वाइज है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। और इसी तरह मॉडर्न इंडिया का हम लोगों का अमृत मंजरी के नाम से है, 2000 प्रश्न है। और जिन्हें विशेष तौर पर एलटी की परीक्षा देनी है, पीजीटी की परीक्षा देनी है और लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता की परीक्षा देनी है, उनके लिए ये 7500 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है, अभी थोड़ा आगे भी बढ़ सकती हैं, तो आपके पास पर्याप्त समय है। आप चाहें तो अपने रिवीजन में इन प्रैक्टिस सेट को शामिल कर सकते हैं। और अगर इन 3 पुस्तकों को ना भी लेना चाहें तो आप इसके साथ एक कंबाइंड, अलग से एक कंबाइंड पुस्तिका है, अमृत कलश के नाम से। 3400 प्रश्न है लगभग। कठिन प्रश्नों की व्याख्या इसमें नहीं दी हुई है, ध्यान दीजिएगा, इसमें व्याख्या नहीं दी हुई है। आंसर शीट है, टॉपिक वाइज है, प्रागैतिहासिक काल से जाता है और ये शुरू होता है और लास्ट तक 1950 तक जाता है। और ध्यान रखिएगा, मैं कल अभी आपसे सिलेबस भी डिस्कस करने वाला हूं। सिलेबस में आप ध्यान दीजिएगा, वो बहुत सारी नई बातें ऐसी जुड़ी हैं जहां पर अभी छात्रों का ध्यान नहीं है। फिलहाल ये देखिएगा, कुषाण शासक वेमा कटफिसस की उपाधि को आपको ढूंढना है। ध्रमी है, सर्वलोकेश्वर, माहेश्वर है, देवदेवस है, धर्मराज है।
तो ध्यान दीजिएगा, अभी कल भी ये डिस्कस हुआ था कि इसके सिक्कों पर भगवान शिव नंदी बैल है ना चित्रांकन हुआ है, त्रिशूल का चित्रांकन हुआ है। पहला विदेशी शासक है भारत में जो शैव धर्म के प्रति अनुरक्ति दिखाता है। भागवत धर्म के प्रति अनुरक्ति दिखाने वाला पहला विदेशी जो भारत में है वो हेलियोडोरस है, आपको पता है। और जो बौद्ध धर्म के प्रति पहला विदेशी भारत में अनुरक्ति दिखाता है वो मेनांडर है, आपको पता है। तो फिलहाल यहाँ पर वो, अब जब ये शैव धर्म का अनुयायी है तो यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है कि सर्वलोकेश्वर और माहेश्वर इसकी उपाधियां होनी चाहिए। ठीक है, अब मामला यह है कि भाई धर्मी किसकी है, देवदेवस किसकी है, धर्मराज किसकी है। धर्मराज भी पूछी गई है और ध्यान दीजिएगा धर्मराज की उपाधि का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के साथ है, मौर्य सम्राट अशोक के साथ है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धर्मी की उपाधि का संबंध पहले शासक गोंदोफर्निस और देवदेवस की उपाधि का संबंध हेलियोडोरस से है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिएगा और काल क्रमानुसार सजाना है। इस तरह के प्रश्न काफी आते हैं। फायान, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, अल्बरूनी। तो देखिएगा मेगास्थनीज मौर्य काल में है, भारत आने वाला पहला यूनानी राजदूत है, तो यहाँ पे 2 नंबर डाल लीजिए आप। भारत आने वाला पहला यूनानी राजदूत मेगास्थनीज है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ध्यान रखिएगा जो दूसरा यूनानी भारत में आया है वो कौन है, वो डाइमेकस है, याद आ रहा है आपको। फिर उसके बाद डायनोसियस है, याद आया आपको, ये 3 यूनानी राजदूत। फिर चौथा कौन है, मुझे सोच के बताइएगा, गलतियां बिल्कुल मत करिएगा। इसी तरह चीन से आने वाले जो राजदूत हैं और जो यात्री हैं वो अलग अलग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने की बात यह है। चौथा आपको याद आया हेलियोडोरस है, याद नहीं आया आपको शायद। और फिर मेगास्थनीज के बाद थोड़ा सा गौर करिए, गुप्त काल में, ये मौर्य काल के बाद गुप्त काल में जाएंगे तो ये फायान है। फायान यात्री है, ध्यान रखिएगा, राजदूत नहीं है। फिर ह्वेनसांग है, 2 1 3 आएगा। और फिर फाइनली अल्बरूनी, अबू रेहान 4 आएंगे, 2 1 3 4। तो अब यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा विकल्प आगे आपके दिए गए 4 विकल्पों में एक काम करता है। तो देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन सही हो रहा है आप उसको लगा सकते हैं। फिलहाल ये कह रहे कौन से चोल शासक ने पल्लवों का तख्ता पलट करके तोंडमंडलम, यानी ये भी पूछा गया है कि पल्लव राज्य को क्या कहा गया है, तोंडमंडलम कहा गया है। एक बात यहाँ पर क्लियर हो रही है, किसने अधिकार कर लिया, विजयालय परांतक, राजराजा प्रथम या फिर आदित्य प्रथम। गलती मत करिएगा, विजयालय को मत चुन लीजिएगा, राजराजा भी नहीं है और यहाँ पर ये आदित्य प्रथम है। मुझे उम्मीद है आप कर पा रहे हैं, गलतियां ना हो। और परीक्षा में फिर अपनी बात मैं कह रहा हूं कि परीक्षा भवन में हड़बड़ी में गलतियों को बचाना है। दिल्ली सल्तनत का प्रश्न है, रस्म ए मियाना, नरमी और शक्ति के बीच संतुलन की नीति, नरमी और शक्ति के बीच संतुलन की नीति। रस्म ए मियाना का संबंध किसके साथ है, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, रजिया सुल्तान। और कर पाएंगे इसको, और ये है गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक। याद आना चाहिए, याद आया, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इधर देखेंगे आप, गयासुद्दीन बलबन है दी पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, लौ एवं रक्त की नीति का सूत्रपात किया, उसने कठोरता और निरंकुशता पूर्वक शासन किया। तो यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक को रस्म ए मियाना के लिए याद रखिए। हमेशा की तरह आगे बढ़ते हैं। और योग पद्धति, प्राणायाम एवं संगीत को अंगीकार करने वाले सूफी किस संप्रदाय से थे, और बिना देखे यहाँ पर संगीत समा है ना, योग पद्धति, प्राणायाम, तो कैसे भी देखे बगैर यहाँ पर उत्तर याद आ जाना चाहिए। और वो चिश्ती हैं, ध्यान दीजिएगा, चिश्ती हैं। और संगीत पर प्रतिबंध लगाने वाले, मजारों पर दिए जलाने वालों को रोकने वाले, ये कौन है, ये नक्शबंदी है, कट्टर वाले वो नक्शबंदी हैं, याद होगा आपको। और अगला बढ़ते हैं, और ये देखिए कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन है। 4 ऑप्शन है, पेदन्ना, व्यासराज, लक्ष्मी नारायण या फिर सायणाचार्य। और यहाँ पर गलती करने की कोशिश मत करिएगा और यहाँ पर रिप्लाई कर दीजिए, अब तो ये व्यासराज ही है, पेदन्ना को बिल्कुल मत चुनिएगा। पेदन्ना की रचना आपको याद आ जानी चाहिए, अष्टदिग्गज याद आ जाने चाहिए। कृष्णदेव राय को देखते ही कृष्णदेव राय के दरबार में के समय भारत आने वाला जो विदेशी यात्री है डोमिंगो पायस, आपको याद आ जाना चाहिए। एक ही प्रश्न में बहुत सारी बातें। किस शासक को इंद्र का अवतार कहा गया है, हरिहर या फिर देवराय प्रथम या फिर देवराय द्वितीय या फिर कृष्णदेव राय। ऑप्शन आपके सामने है और फटाफट जवाब दे दीजिए, जल्दी से बताइएगा, गलती मत करिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर बिना किसी भूमिका के मैं बता रहा हूँ, देवराय द्वितीय है। तो कृष्णदेव राय की कम से कम 2 3 4 उपाधियां हैं, आपको याद आ जानी चाहिए, याद रहनी चाहिए कृष्णदेव राय की उपाधियां। और विजयनगर साम्राज्य में
जो बेसिकली प्रश्नों का संकेंद्रण है वो कृष्णदेवराय पर है, विदेशी यात्रियों पर है। तो कम से कम विजयनगर में कृष्णदेवराय परफेक्ट हमको पता होना चाहिए। विदेशी यात्रियों का क्रम, उनके लेखन को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। इस पंक्ति को पढ़िएगा, वो इस्लाम को जानता हूँ, कद्र करता हूँ, हिंदुत्व को जानता हूँ, इसकी कद्र करता हूँ, और फिर मुझे इसका गर्व भी है, और मैं नए धर्म के बारे में कुछ नहीं कह सकता इसके और इसे मैं स्वीकार भी नहीं कर सकता। तो ये कौन किसके बारे में कह रहा है? अकबर ईसाई धर्म के बारे में, मानसिंह तौहीद इलाही, अकबर जैन धर्म के बारे में, या फिर टोडरमल तौहीद इलाही के बारे में? और आपको बिल्कुल याद आ जाना चाहिए, रिपीट हुआ और पूछा गया प्रश्न, ये मानसिंह है तौहीद इलाही के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं हिंदू हूं और इसका मुझे गर्व है, मैं इस्लाम को जानता हूं, उसकी कद्र करता हूं, लेकिन तौहीद इलाही को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरी समझ के परे है। ठीक है। और फिलहाल ये बता सकते हैं कि आपके अकबर के समय उसके इबादत खाने में जो ईसाई धर्म प्रतिनिधि भारत आए थे, उसमें एक पादरी भारत आया था जिसने भारत में अकबर को ईसाई धर्म की मूलभूत शिक्षाओं से परिचित कराया था। तो वो पुर्तगाली पादरी कौन है? उसका नाम बता सकते हैं क्या आप? और उसका नाम याद आना चाहिए, और उसका नाम है एंथोनी मॉन्सेरेट। याद आया। और बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी का दमन करने के लिए किस सेनानायक को भेजा था? तो उसका नाम क्या है? आपको शाइस्ता खान है, सैयद बांदा है, अब्दुल्ला भतारी है, या फिर इब्राहिम गारदी है? और आपको पता है कौन है वो? अफजल खान है। तो बीजापुर से भेजा गया कौन था? वो अफजल खान था। और अफजल खान के मूल नाम को यहाँ पर आपको चुनना है, और वो है अब्दुल्ला भतारी। ये प्रश्न भी आया है। पानीपत तृतीय के युद्ध में मराठों का जो तोपची है, जो मराठों का तोप खाने का अधीक्षक है, आपको जानना चाहिए, और वो इब्राहिम गारदी हैं। याद आया? इब्राहिम गारदी। और शाइस्ता खान आपको पता है वो औरंगजेब का मामा था, और फिर इसकी उंगलियां काट दी थी शिवाजी महाराज ने। फिलहाल ये देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब गलत मत करिएगा। और वो ये कह रहे हैं कि विश्व के प्रत्येक भाग में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी अंत में भारत में आ जाता है। जो सोने और चांदी का दलदल है, यानी कि भारत को सोने और चांदी का दलदल कौन कहता है? भारत को सोने और चांदी का दलदल कौन कहता है? निकोलाओ मनोची, फ्रांसिस वर्नियर, एथेनियस निकेतिन और कैप्टन हॉकिंस। और फिर मैं कह रहा हूं, भारत को सोने और चांदी का दलदल कौन कहता है? और पक्का आप जवाब दे रहे हैं कैप्टन हॉकिंस। गलत है, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस कहता है भारत में चांदी आती ही आती है, जाती कभी नहीं। सोने और चांदी का दलदल और ये स्टेटमेंट एकदम अलग है। और ये है फ्रांसिस वर्नियर, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, उत्तराधिकार युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी। याद आया? इस प्रश्न को गलत मत करिएगा, नोट कर लीजिए। आगे वो कह रहे हैं इंडियन एसोसिएशन सुमेलित है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बिल्कुल ठीक है। और यहां पर उत्तर चुनना है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बिल्कुल ठीक बात है, विलियम जोन्स हैं। कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम है। तो फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से सुभाष चंद्र बोस संबंधित नहीं है, यही वाला सुमेलित नहीं है। तो फिर बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस किससे संबंधित है? तो आपको ये पता है, फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित है। तो फिर ये बात है कि बॉम्बे जो ये एसोसिएशन संस्था है, यहाँ पे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना केटी तेलंग, तैयब जी फिरोज शाह मेहता ने की थी। मुझे उम्मीद है चीजें क्लियर हो रही होंगी। और काफी नए छात्र जुड़ रहे हैं लगातार, काफी अच्छा सकारात्मक उत्साह दिखाया है। उनको सूचित कर रहा हूं, हम लोगों की ये मॉडर्न इंडिया की एक प्रैक्टिस सेट है, अमृत मंजरी। 2000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। मेडवल इंडिया का अमृत गंगा, टॉपिक वाइज अरबों के आगमन से लेके लास्ट तक पूरा परवर्ती मुगलों तक 2500 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है। और ये अमृत संजीवनी है, एंशिएंट हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल से शुरू होती है और राजपूत काल तक जाती है। 3000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ संकलन है। एक प्रैक्टिस सेट है, आपके रिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये 7500 प्रश्न, 3000 एंशिएंट के, 2500 मेडवल के, 2000 मॉडर्न के। और अभी हम लोगों की 20 तारीख तक एक नई प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी बेस्ड आने वाली है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा। जो लोक सेवा आयोग से एलटी और पीजीटी की वैकेंसी आई है, इसमें पीसीएस लेवल के प्रश्न होंगे, पीजीटी से भी हायर लेवल के प्रश्न होंगे, और उसमें एनसीईआरटी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है। मैं अभी से बता रहा हूं आपको। तो वो पुस्तिका आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है जिसकी आप अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी हम लेखन भी कराएंगे आपसे, मेंस का मुख्य परीक्षा का लेखन, शब्द सीमा के अंदर कैसे फ्रेमिंग करनी है, कैसे लिखना है, सारा कुछ यहीं पे कराने वाले हैं।
तो ये देखिएगा हमारी ब्रिटिश शासन प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के तटों से रत्नों को सोख कर लंदन में टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। मतलब एक तरह से ये एक ब्रिटिश आदमी भी वो ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ भारत के शोषण को इंडिकेट कर रहा है। डैनियल डिफो है, जॉन सुलिवन है, डीएच बुकानन है या फिर विलियम बेंटिंक है, और यहां पर ध्यान दीजिएगा ये जॉन सुलिवन है। तो डैनियल डिफो का कपड़ों के संबंध में एक स्टेटमेंट है, डीएच बुकानन का रेलवे के संबंध में एक स्टेटमेंट है, और विलियम बेंटिंग का बुनकरों के संदर्भ में एक स्टेटमेंट है। और वो तीनों स्टेटमेंट मुझे पक्का याद है, आपको याद आ गया होगा, याद आना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। और अगर किसी छात्र को ऐसा लगता है कि उत्तर नहीं याद आया या नहीं पढ़ा है, तो स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। जो नंबर दिए हुए हैं आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे तो आपको क्लास के नंबर में ऐड करवा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो क्लास के संदर्भ में हमारी नई योजनाएं हैं, जो YouTube पे हमारी क्लास होती है, इसके संदर्भ में, पुस्तिकाओं के संदर्भ में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो फिलहाल मैक्स मूलर ने किसके लिए लिखा, किसकी मृत्यु पर लिखा कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है? मैक्स मूलर। तो ध्यान दीजिएगा ये केशव चंद्र सेन है सर, और यहाँ पे किसी भी दशा में आप तिलक को मत अपनाइएगा। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि तिलक को लेकर के भी उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है। ये केशव चंद्र सेन के बारे में बात हो रही है। और राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द अभिव्यक्त हुआ? ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को थोड़ा सा गौर करिएगा। स्वराज शब्द अभिव्यक्त हुआ बनारस अधिवेशन 5 में, 1905 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, सूरत 1907 में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। और मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। और अगर कहीं गलती से जल्दबाजी में कलकत्ता अधिवेशन दिया है तो गलत हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले, बनारस अधिवेशन 1905। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्वराज शब्द अभिव्यक्त हुआ 1905 में बनारस अधिवेशन है, 1906 में स्वराज की मांग हुई है। ध्यान दीजिएगा, ये अभिव्यक्ति की बात हो रही है, पहली बार 1905 बनारस अधिवेशन। और अगले प्रश्न को देख लीजिएगा। खिलाफत आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी हाजी कुल मुल्क की उपाधि को लौटा दिया था ब्रिटिश सरकार को? और बड़ा कॉमन प्रश्न है, गलती मत करिएगा, हाजी कुल मुल्क की उपाधि को लौटाने वाले कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद है क्या सर? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मौलाना मोहम्मद अली है, ये भी गलत बात है। हकीम अजमल खान है सर, हकीम अजमल खान है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये नया है प्रश्न आपके लिए तो नोट कर लीजिए इसको। हाजी कुल मुल्क की उपाधि लौटा दी खिलाफत आंदोलन के दौरान। अगले प्रश्न के बाद देखिएगा, 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत बड़ा गंभीर विद्रोह था। 1857 के विद्रोह के बाद ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत बड़ा विद्रोह था, बहुत गंभीर विद्रोह था। किसका कथन है? गांधी गलत हो गया, नेहरू गलत हो गया, लिन लिथगो या विंस्टन चर्चिल, इन दो में से कोई एक है। इन दो में से कोई एक है, और विंस्टन चर्चिल बिल्कुल मत चुनिएगा। ये लिन लिथगो का कथन है सर, ये लिन लिथगो का कथन है। और फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ये पुस्तक बड़ी बहुचर्चित पुस्तक है। भारत के विभाजन के बाद वो जो हमारी रियासतें हैं उनके एकीकरण के संदर्भ में केपी मेनन की पुस्तक है, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और वीपी मेनन है। और ध्यान दीजिएगा यहां पर सर वीपी मेनन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न पुस्तिकाओं से भी आता है, पुस्तकों से आता है। मेडवल इंडिया में एक प्रश्न पुस्तकों से आता है, मॉडर्न एंशिएंट में 3 प्रश्न फिक्स हैं किताबों से। तो ध्यान दीजिएगा, कम से कम मॉडर्न की आपको 50 किताबें रटी होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, और आगे अगला प्रश्न, और बिल्कुल आज की क्लास को समाप्त करने का समय है। बहुत धैर्य के साथ आप प्रश्नों को हैंडल कर रहे हैं, इतनी देर तक हमारे साथ क्लास में बैठ रहे हैं, तो क्लास में आने के लिए आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद। अगली क्लास परसों हम लोग क्लास में फिर से मिल रहे हैं, तो मुझे विदा दीजिए आज। धन्यवाद, नमस्कार।